लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सीडीपी एंड पेडागोजी मोस्ट इंपोर्टेंट पीवाईक्यूज को। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज अ क्लास 3 स्टूडेंट रिया वाज प्लेइंग विद अ फ्लैश कार्ड गेम विद वोकैबुलरी, लिसनिंग टू एंड रीडिंग स्टोरीज। व्हिच टाइप ऑफ इंटेलिजेंस शी इज डेमोन्स्ट्रेटिंग। यानी कि रिया एक बच्ची है जो कि क्लास 3 के अंदर पढ़ती है। वो फ्लैश कार्ड के थ्रू वोकैबुलरी सीख रही है और स्टोरीज पढ़ना सीख रही है। तो आपको बताना है कि किस टाइप की इंटेलिजेंस को डेमोन्स्ट्रेट करता है, दर्शाता है। सबसे पहले तो देखो, इंटेलिजेंस की जो थ्योरी थी वो हमारे हॉवर्ड गार्डनर ने दी थी हमें। 8 से 9 तरह की इंटेलिजेंस को बताया था। अब आपको बताना है जब रिया वोकैबुलरी सीखेगी या फिर स्टोरीज पढ़ना, रीडिंग यानी रीडिंग स्किल्स या फिर राइटिंग स्किल्स सीखेगी, तो वो किस टाइप की इंटेलिजेंस को कॉन्क्वीर करेगी। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस होगी ये, जनरल इंटेलिजेंस होगी, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस या फिर लॉजिकल इंटेलिजेंस। तो दोस्तों, जब कोई बच्चा कुछ लैंग्वेज से जुड़ी चीजें सीखेगा तो ऑप्शन नंबर ए लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस इसका आंसर ही बनेगा। तो मैं इसलिए यहाँ पे कह सकती हूँ, ऐसे लोग जो वर्ड्स और लैंग्वेज के साथ अच्छे होते हैं, जो स्टोरी टेल अच्छे से कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल राइटर्स, पोएट्स, टीचर्स, पब्लिक स्पीकर्स, ये सब जो भी लोग हो गए, ये सब होते हैं लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस वाले लोग। ठीक है। अब देखो, जनरल इंटेलिजेंस पढ़ लो एक बार। जनरल इंटेलिजेंस उन लोगों में होती है जो लोग ओवरऑल इंटेलिजेंट होते हैं, इवन हर चीज में इनके पास स्किल्स अच्छी होती हैं। ठीक है। अब इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस देखो। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस सोशल इंटरेक्शन से आती है, दूसरों को समझना, उनकी चीजों को सीखना, इससे रिलेटेड होता है। नेक्स्ट है लॉजिकल इंटेलिजेंस। लॉजिकल इंटेलिजेंस उन लोगों में होती है जो लोग रीजनिंग में अच्छे होते हैं या प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स में अच्छे होते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा ए ऑप्शन सही बैठ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Who had more interest in social interaction in learning? कौन साइकोलॉजिस्ट ने सोशल इंटरेक्शन लर्निंग थ्योरी दी थी? प्याजे, चॉम्स्की, गार्डनर या फिर वाइगॉट्स्की? देखो दोस्तों, जो प्याजे से थे ना, उन्होंने सोशल इंटरेक्शन पर जोर नहीं दिया था, बल्कि उन्होंने इंडिविजुअल एक्सप्लोरेशन पर जोर दिया था। उन्होंने बताया था कि बच्चे जो होते हैं वो इन्वायरमेंट से सीखते हैं इंटरेक्ट करके। ठीक है। और चॉम्स्की की बात हो गई तो देखो, चॉम्स्की जो थे उन्होंने लैंग्वेज डेवलपमेंट पर फोकस किया था, ना कि सोशल इंटरेक्शन पर। नेक्स्ट है गार्डनर। गार्डनर ने तो मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी दी थी, है ना, जो आपने पिछले क्वेश्चन में देखी। तो ये भी नहीं होंगे। एंड लास्ट है वाइगॉट्स्की। यस, वाइगॉट्स्की इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि अगर हम एजुकेशन के अंदर लर्निंग की बात करें ना, तो लेव वाइगॉट्स्की थे जिन्होंने सोशल इंटरेक्शन की थ्योरी दी थी। उन्होंने कहा था कि बच्चे जो होते हैं वो अकेले कुछ भी नहीं सीखते, बल्कि वो अपने आसपास के लोगों के साथ इंटरेक्ट करके, जैसे कि टीचर्स के साथ इंटरेक्शन करके, पेरेंट्स के साथ या पीयर ग्रुप्स के साथ अपने, है ना, इन सब के साथ इंटरेक्शन करके सीखते हैं और लर्निंग को शेप देते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु प्रपोज द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। देखो, मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी किसने दी थी? आपको पता ही है कि दी थी ऑप्शन नंबर डी हॉवर्ड गार्डनर ने। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, यहाँ पर ध्यान से सुनो। देखो, मल्टीपल इंटेलिजेंस जो होता है ना, ये हॉवर्ड गार्डनर ने दिया है ना। लेकिन हॉवर्ड गार्डनर से पहले क्या होता था कि इंटेलिजेंस को सिर्फ और सिर्फ आईक्यू के अकॉर्डिंग, यानी कि इंटेलिजेंट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मापा जाता था। जिसका आईक्यू ज्यादा होता था उसको इंटेलिजेंट कहते थे, और जिसका कम होता था उसको फूलिश कहा जाता था। लेकिन ये बात ना ठीक नहीं लगी हॉवर्ड गार्डनर को, इसलिए उन्होंने इस चीज की खोज करनी स्टार्ट कर दी। और उन्होंने बताया कि जो इंटेलिजेंस होती है ना, वो सिर्फ एक तरह की नहीं होती है। ये थोड़ा ना कि कोई बच्चा सिर्फ पढ़ाई में अच्छा है तो ही इंटेलिजेंट होगा, और बाकी कोई बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो उन्होंने इस चीज का भ्रम दूर किया, और गार्डनर ने हमें बताया कि इंटेलिजेंस एक तरह की नहीं होती, 8 से 9 तरह की होती है। ठीक है। इनकी बुक है फ्रेम्स ऑफ माइंड, उसमें इन्होंने लिखा भी हुआ है। और तभी से ये हमारा कॉन्सेप्ट फेमस हुआ, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। और हॉवर्ड गार्डनर ने थ्योरी दी थी 1983 के अंदर। तो आपको याद, सारे के सारे पॉइंट्स को याद रखना इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि एग्जाम में कोई भी कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन उठा के दे सकता है। लेकिन सारे ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। देखो, फर्स्ट ऑप्शन में बताया है जेपी गलफोर्ड। देखो, जो ये गुलफोर्ड है ना, इन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंट मॉडल दिया था, तो ये गलत हो गया कि मल्टीपल इंटेलिजेंस इनका रिलेशन नहीं है। ईएल थॉर्नडाइक थे। देखो, थॉर्नडाइक ने ट्रायल एंड एरर थ्योरी मेथड को प्रपोज किया था, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट है चार्ल्स स्पीयरमैन। चार्ल्स स्पीयरमैन वो पर्सन थे जिन्होंने टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस दी थी, लेकिन यहाँ पे मल्टीपल इंटेलिजेंस पूछा तो ये भी रॉन्ग हो गया। तो ये बच्चे ना इंटेलिजेंस पढ़ के हार्वर्ड गार्डनर और चार्ल्स स्पीयरमैन में कंफ्यूज होते हैं। पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, चार्ल्स स्पीयरमैन ने टू फैक्टर थ्योरी दी थी इंटेलिजेंस की, ना कि मल्टीपल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ चाइल्ड हु एक्सेल्स इन मैथमेटिक्स। एक बच्चा है जो मैथमेटिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ता है, मे नॉट परफॉर्म वेल इन सिविक्स, लेकिन वो सिविक्स में इतना अच्छा नहीं है। तो आपको बताना है कि दिस ऑब्जर्वेशन कंट्राडिक्ट्स विच थ्योरी। ये ऑब्जर्वेशन कौन सी थ्योरी से है? टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस चार्ल्स स्पीयरमैन की थी,
और ये थ्योरी कहती है कि इनकी जो इंटेलिजेंस होती है वो एक जनरल फैक्टर होता है, जैसे जी फैक्टर बोल सकते हैं, और ये स्पेसिफिक फैक्टर भी हो सकता है। तो ये नहीं होगा, क्योंकि ना तो ये जनरल बात है ना स्पेसिफिक बात है, तो ऑप्शन नंबर इनकरेक्ट होता है। नेक्स्ट देखो, सिंगल फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सिंगल फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस दी थी हमें अल्फ्रेड बेनेट ने, और उनका मानना था कि इंटेलिजेंस एक ही चीज होती है और उसे आईक्यू से ही मेजर किया जा सकता है, उसके अलावा किसी और चीज से नहीं किया जा सकता। तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट देखो, ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। ये जो थ्योरी है ये दी थी रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने। ओके, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस दी थी, जिसके अंदर उन्होंने बताया था कि इंटेलिजेंस तीन तरह की होती है: एनालिटिकल इंटेलिजेंस, क्रिएटिव इंटेलिजेंस एंड प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। इसे इसे सीएपी कैप भी बोल सकते हैं लर्न करने के लिए। लेकिन देखो, क्वेश्चन में बोला गया कि कोई बच्चा मैथ्स में अच्छा है, सिविक्स में अच्छा नहीं है, तो ये थ्योरी कौन सी होगी? तो गाइस, ये होगी ऑप्शन नंबर डी, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। क्यों? क्योंकि इसका रीजन मैं आपको बताती हूँ। देखो, अगर कोई बच्चा मैथ्स के अंदर अच्छा है और सिविक्स में नहीं है अच्छा, तो ये जरूरी नहीं है कि वो नालायक हो या फिर स्टूपिड हो, बिल्कुल नहीं। क्योंकि हॉवर्ड गार्डनर ने बताया था कि इंटेलिजेंस एक तरह की नहीं होती है, वो 8 तरह की होती है। तो इसलिए हर बच्चे का लर्निंग डोमेन, इंटेलिजेंस डोमेन अलग हो सकता है। गार्डनर ने भी तो बताया था हमें कि इंटेलिजेंस को सिर्फ आईक्यू से नहीं मापा जा सकता, क्योंकि इंटेलिजेंस कई तरह की हो सकती है। आपको पता होना चाहिए कि जो थ्योरी है किसकी है, मल्टीपल इंटेलिजेंस ऑफ हॉवर्ड गार्डनर। अगला क्वेश्चन देखो, अ क्लास 6 स्टूडेंट रूपा लव्स रीडिंग स्टोरी बुक्स। एक क्लास 6 की बच्ची है रूपा, उसको रीडिंग करना बहुत पसंद है, स्टोरी बुक्स को। देखो, लव है यानी कि वो खुद से करना चाहती है ना। शी हैज रीड द मोस्ट बुक्स इन हर क्लास। उसने बहुत सारी बुक्स पढ़ भी ली है अपनी क्लास की, एंड इज अ फेवरेट ऑफ हर टीचर्स। और सारे टीचर्स की वो बच्ची फेवरेट है। सो आपको बताना है व्हाट डिस्क्राइब्स हर मोटिवेशन, उसकी मोटिवेशन किस टाइप की होगी। अब देखो, ये बात ध्यान रखना कि रूपा जो है वो खुशी से पढ़ रही है अपनी। लव वर्ड आ गया यानी कि कोई उसको फोर्स नहीं कर रहा है, वो किसी और चीज के लिए नहीं पढ़ रही। फर्स्ट ऑप्शन है, शी वांट्स टू सी पेरेंट्स हैप्पी। अगर वो पेरेंट्स को हैप्पी करना चाहती है तो वो बुक्स की रीडिंग क्यों करेगी, है ना? तो ये गलत ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर बी इज इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड, यानी कि खुद से मोटिवेटेड। देखो, सबसे पहले तो आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जब कोई पर्सन खुद की खुशी के लिए कोई काम करता है, खुद के इंटरेस्ट से कोई काम करता है, और उसे एक्सटर्नल अवार्ड्स की जरूरत नहीं होती या फिर रिवॉर्ड्स की जरूरत नहीं होती, तो वो पर्सन होता है इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड। जब आप कोई काम करते हो जिसमें आपका खुद का इंटरेस्ट है, तो आप उस काम को करने के लिए इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड होते हो, यानी कि अंदर से मोटिवेटेड होते हो, आपको कोई फोर्स नहीं करता। ठीक है, अब इस केस में क्या है कि रूपा जो है वो उसको बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है। वो अपने खुशी के लिए सारी की सारी स्टोरी बुक्स पढ़ती है। तो उसका इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड। अब नेक्स्ट ऑप्शन भी देखो एक बार। नेक्स्ट लिखा है एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड। अब ये आप समझो कि जब कोई पर्सन किसी रिवॉर्ड को पाने के लिए, किसी प्रेज को पाने के लिए, कि उसकी तारीफ अच्छी होगी, मैम के सामने ग्रेड्स भी अच्छे आएंगे और उसको सब प्यार करेंगे, सब उसको लव करेंगे, वो फेमस होगा, मतलब इन सब चीजों के लिए जब कोई पर्सन काम करता है, कोई यानी कि खुद की खुशी तो नहीं होती उसकी उस काम को करने के लिए, लेकिन शो ऑफ करने के लिए, अपने आप को क्राउड से अलग खड़ा करने के लिए जब कोई पर्सन कोई काम करता है, एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड होता है। एक्सट्रिंसिकली मोटिवेशन में यही आता है कि जब कोई पर्सन खुद के लिए कुछ नहीं करता, बाहर के रिवॉर्ड के लिए या फिर प्रेजिंग के लिए कोई ना कोई काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, डिजायर टू गेट गुड ग्रेड्स। गुड ग्रेड्स चाहिए, अच्छे मार्क्स के लिए कोई बच्चा बुक्स पढ़ेगा? नहीं पढ़ेगा। उसको सिलेबस करेगा ना अच्छे मार्क्स के लिए, तो बुक्स की रीड करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों, अगर आपने वीडियो यहाँ तक भी देख लिया है तो आप प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, और आप प्लीज नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करना ताकि आपको वीडियोस मिलती रहें टाइम बाय टाइम। सो हियर वी हैव इज अ नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज व्हाट डज द लर्निंग थ्रू प्ले मेथड डेवलप इन स्टूडेंट्स, यानी कि खेल खेल के सीखना बच्चों में कौन सी स्किल्स को डेवलप करता है। सबसे पहले आप ये चीज देखो इधर, लर्निंग थ्रू प्ले का मतलब क्या होता है, यानी बच्चे खेलते हुए कैसे सीखते हैं। देखो गाइस, ये ना एक टीचिंग मेथड होता है जिसमें बच्चे ना खेलते खेलते नई चीजें सीखते हैं। इसमें इस बच्चे सिर्फ सब्जेक्ट को नहीं सीखते बल्कि मल्टीपल स्किल्स को डेवलप करते हैं, काफी कुछ सीखते हैं। ठीक है, अब इसके ऑप्शन पढ़ते हैं। फर्स्ट है ओनली कॉग्निटिव डेवलपमेंट। क्या जब बच्चा लर्न खेलते खेलते कुछ सीखेगा, प्लेइंग करते कुछ सीखेगा, तो क्या उसके सिर्फ कॉग्निटिव तो क्या उसका सिर्फ कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा? तो दोस्तों नहीं। क्यों? क्योंकि कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, प्रॉब्लम स्किल्स होगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हो गई, क्रिएटिविटी हो गई, इमेजिनेशन हो गई, लॉजिकल थिंकिंग को इम्प्रूव करना, ये सब इन चीजों में आता है। लेकिन जब बच्चा खेलेगा तो उसमें सिर्फ और सिर्फ उसका दिमाग नहीं चलेगा, और भी चीजें चलेगी।
क्योंकि वो मल्टीपल चीजें सीखेगा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ये ऑप्शन वैसे ठीक है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ओनली तो नहीं करेगा ये, है ना। नेक्स्ट है ओनली फिजिकल डेवलपमेंट। क्या बच्चा खेलेगा तो सिर्फ हाथ पैर से भागता ही रहेगा, कुछ और नहीं करेगा, अपने दिमाग का यूज नहीं करेगा? दिमाग का यूज भी तो करेगा ना। तो ये ओनली है, इसलिए ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट है ओनली इमोशनल डेवलपमेंट। देखो इमोशनल डेवलपमेंट में बच्चा ना अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना सीखता है, मैनेज करना सीखता है। जब बच्चा खेलेगा, खेलते खेलते पढ़ेगा, तो क्या होगा, वो टीम वर्क करेगा, कॉपरेशन उसके अंदर आएगा, डेवलपमेंट होगी उसके अंदर, सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, पेशेंस बढ़ेगा उसका। तो इसलिए उसका ओनली सिर्फ और सिर्फ इमोशनल डेवलपमेंट होगा, ये कहना बिल्कुल सही नहीं बैठेगा। अब नेक्स्ट ऑप्शन देखो, कॉग्निटिव, इमोशनल एंड फिजिकल डेवलपमेंट। तो हाँ जी दोस्तों, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि जब बच्चा खेलेगा तो उसकी थिंकिंग भी अच्छी होगी, इमोशनली भी स्ट्रांग हो, टीम वर्क आएगा, लीडरशिप आएगी उसके अंदर, क्वालिटीज इस तरह की आएंगी, और लास्टली फिजिकल डेवलपमेंट तो होगा ही होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। सो अगला क्वेश्चन आता है, द डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट इन ह्यूमंस इज। ह्यूमंस के अंदर, इंसान के अंदर डेवलपमेंट के कौन से दो डायरेक्शंस होते हैं? देखो सबसे पहले तो आपको बताती हूँ कि ह्यूमन डेवलपमेंट में दो डायरेक्शंस होते हैं। पहला होता है सिफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट एंड दूसरा होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट। तो पहले आप इस दोनों समझो। सिफोलोकॉर्डल डेवलपमेंट के अंदर होता है कि जो बच्चे का पहले हेड का डेवलपमेंट होता है, फिर उसके बाद वो फीट तक जाता है, यानी कि पहले सिर बनेगा उस बच्चे का, पहले हेड बनेगा, फिर उसके बाद फीट बनेगा, ठीक है। यानी कि ऊपर से नीचे तक होता है। लाइक यहाँ पे मैं छोटा सा एग्जाम्पल बनाती हूँ। पहले उस बच्चे का सिर बनेगा, फिर उसके बाद ही उसके नीचे नीचे एक एक करके इसके पूरे ऑर्गन्स बनना स्टार्ट होंगे, और लास्ट में उसका पैर बनेगा, ठीक है। ये होता है सिफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट। अब दूसरा देखो प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट। इसके अंदर क्या होता है, ये जो होता है ये नियर टू फार का होता है। यानी कि कह सकते हो कि बच्चे का पहले क्या होता है, प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट। इसकी जो होता है कि नियर टू फार होता है, ठीक है। एंड सेकंड बात है, यहाँ पे क्या होता है कि पहले बच्चे का सेंट्रल पार्ट्स बनने शुरू होते हैं, यानी कि अंदर के पार्ट्स बनने शुरू होते हैं। यानी मैं लिख देती हूँ, अंदर के पार्ट्स बनने शुरू होते हैं, फिर उसके बाद उसके आउटर पार्ट्स यानी बाहर के पार्ट्स बनना शुरू होते हैं। यानी कि पहले पेट के अंदर की मसल्स बनेंगी, स्टमक के अंदर की चीजें बनेंगी, उसके बाद में उसके बाहर का मांस चढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। एक यहाँ पे एक और एग्जांपल देती हूँ। पहले बच्चे का शोल्डर बनेगा, पहले वो शोल्डर को कंट्रोल करेगा, उसके बाद ही उसकी आर्म्स, उसकी फिंगर्स काम करनी स्टार्ट करेंगी, ठीक है। तो ये है ऑप्शन। देखो डायरेक्शन वाइज डेवलपमेंट कौन सा होगा, फ्रॉम फार टू नियर, फीट टू हेड, हेड टू फीट, या फिर ओनली टूवर्ड्स द हेड। तो दोस्तों इसका ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर सी, जैसे आपको बता चुकी हूँ मैं, फैसिफोइडल डेवलपमेंट, जिसमें पहले हेड बनता है, सिर बनेगा बच्चे का, ठीक है, फिर उसके बाद जाके उसके क्या बनेंगे, हाथ पैर नीचे वाले पार्ट्स बनेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट आर द डोमेन्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। देखो ह्यूमन डेवलपमेंट के ना मानव विकास के कई सारे डोमेन्स होते हैं, पक्ष होते हैं, ठीक है। आपको बताना है कि कौन कौन से है इसमें। देखो ध्यान रखना, ये बचपन से शुरू होने वाले हैं, ये नहीं है कि बुढ़ापे में नहीं आपको आएंगे डोमेन्स ये वाले। जब बच्चे का डेवलपमेंट होना स्टार्ट होता है, तब से उसकी बॉडी में कौन कौन से डेवलपमेंट्स या डोमेन्स देखने को मिलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन देखो कॉग्निटिव। ओके, कॉग्निटिव होता है बच्चा सोच समझता है। स्पिरिचुअल, देखो छोटे बच्चे में स्पिरिचुअलिटी का ना ज्यादा हम मानते हैं कि, मैं मानती हूँ कि बच्चे भगवान होते हैं, स्पिरिचुअलिटी के थॉट्स होते हैं, जो भी बिहेवियर्स होते हैं, कि एक स्टेज के बाद, एक लाइफ के टाइम के बाद आते हैं। तो ये स्पिरिचुअल लिखा है, इसकी वजह से ऑप्शन गलत हो गया ये। नेक्स्ट देखो फिजिकल। ओके, बच्चा पहले छोटा होता है, धीरे धीरे उसकी बॉडी पार्ट्स ग्रो होते हैं। नेक्स्ट इमोशनल, यस उसमें इमोशंस आते हैं, अपनी मम्मी को पहचानना स्टार्ट करता है और भी चीजें करना स्टार्ट करता है। नेक्स्ट है कॉग्निटिव, यस उसको समझ आने लग जाता है कि अगर मैं बार बार रोऊंगा तो मेरी मम्मी समझ जाएंगी मुझे भूख लग रही है, अगर बार बार नहीं रहूंगा तो फिर मुझे पता नहीं चलेगा कि क्या चीजें कैसे करनी है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बट आगे भी पढ़ते हैं। फिजिकल, ठीक है, फिजिकल चेंजेस आएंगे। सोशल, देखो छोटा बच्चा जो है वो ज्यादा सोशल डेवलपमेंट नहीं कर पाता, तो ये गलत हो गया यहाँ पे ऑप्शन। नेक्स्ट है साइको सोशल। देखो साइको सोशल तो बहुत बड़ी स्टेज हो गई, अभी से इन बातों को बताना ज्यादा सही नहीं बैठेगा। ये ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही आंसर बैठेगा। अकॉर्डिंग टू पियाजेट्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, a child is capable of logical thinking in the dash stage। प्याजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के अकॉर्डिंग बच्चा लॉजिकली सोचना कौन से स्टेज में शुरू करता है, आपको बताना है। लास्ट से शुरू करते हैं। सबसे पहले है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। देखो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो होती है ना, प्याजे ने बताया था कि 12 या फिर 12 से ज्यादा एज के बच्चे इसमें होते हैं। मैं आपको बता देती हूँ, प्याजे ने 4 तरह के स्टेजेस दी थी, जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। अब एक एक करके सब पढ़ रहे हैं। अब देखिए, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो होती है 12 साल से ऊपर के बच्चों के लिए होती है। इसमें बच्चा क्या करता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करना और कह सकते हो रीजनिंग करना स्टार्ट कर देता है। इसमें बच्चे की हाइपोथेटिकल
थिंकिंग डेवलप होती है, यानी कि काल्पनिक सोच डेवलप हो जाती है। ठीक है, तो ये जो होगा ये नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे लॉजिकल थिंकिंग की बात की गई है, लॉजिकल थिंकिंग इसमें नहीं होती है। सेंसरी मोटर स्टेज, प्याजी ने जो सेंसरी मोटर स्टेज दी है ना हमें, उसमें उन्होंने बताया है स्टेज होती है ये 0 से लेके 2 ईयर्स तक की होती है। और इस स्टेज में क्या होता है, बच्चा अपने इंद्रियां, जिन्हें हम कह सकते हैं सेंस ऑर्गन्स, यस, सेंस ऑर्गन्स के ऊपर ही वो बच्चा अपना अधिकार करता है, मूवमेंट स्टार्ट करता है अपना। अपने बच्चे के अंदर ये बच्चा बहुत छोटा होता है, तो इसलिए इसके अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं होता, और होता भी है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं होता, बच्चा याद रखता है। जब उसको आप झा करोगे तो वो ऑफ कोर्स हंसता है, समझता है चीजों को, कोशिश करता है समझने की। लेकिन ऑब्जेक्ट परमानेंस जो होता है ना, काफी हद तक इसमें वो मतलब 100% डेवलप नहीं होता, आप कह सकते हो 90% तक बच्चे के अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस का ज्ञान होता है। ठीक है, तो ये स्टेज भी नहीं होगी, क्योंकि लॉजिकल थिंकिंग इस स्टेज में नहीं आती है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है प्री ऑपरेशनल स्टेज। देखो दोस्तों, ये जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है ये 2 से 7 साल के बच्चों तक आती है। इसमें बच्चा इमेजिनेशन करता है, सिंबल्स का यूज करके सीख पाता है, और लॉजिकल थिंकिंग की एबिलिटी स्टेज में नहीं आती है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। लास्ट है हमारा कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ये जो स्टेज होती है ये 7 से 12 साल की स्टेज होती है। इस स्टेज के अंदर हमारी आती है लॉजिकल एंड ऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग, यानी कि बच्चा जो होता है वो लॉजिक को यूज करना स्टार्ट कर देता है। और कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज के अंदर ही बच्चा क्या कर सकता है, कंजर्वेशन का सिद्धांत सीखता है, प्रिंसिपल सीखता है, क्लासिफिकेशन और रिवर्सिबिलिटी भी इसी स्टेज के अंदर बच्चे के अंदर आती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होता है वो सही बैठेगा। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि कौन सी स्टेज में बच्चे के अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस आती है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होता। अगर आपसे पूछ ले कि कौन सी स्टेज में बच्चा इमेजिनेशन करना स्टार्ट करता है, सिंबल का यूज करना स्टार्ट करता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होता, प्री ऑपरेशनल स्टेज। या फिर अगर आपसे पूछते कि बच्चा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करना कब सीखता है, या फिर हाइपोथेटिकल थिंकिंग कब करना स्टार्ट करता है, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होती। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर्सनालिटी? पर्सनालिटी का मतलब क्या होता है? देखो, फिजिकल एंड मेंटल एस्पेक्ट, क्या सिर्फ कोई बंदा दिखने में ही अच्छा है और मेंटली अच्छी पर्सनालिटी अच्छी होगी? बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट देखो, फिजिकल, इमोशनल एंड सोशल एस्पेक्ट, जिस इंसान के अंदर फिजिकल भी हो, इमोशनल भी हो और सोशल भी हो एस्पेक्ट्स, क्या वही सिर्फ इंटेलिजेंट होगा? क्या वही उसी की पर्सनालिटी अच्छी होगी? या फिर फिजिकल, मेंटल एंड सोशल एस्पेक्ट्स ये वाला पर्सन अच्छा होगा, या फिर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ अ पर्सन? देखो, पर्सनालिटी के अंदर क्या होता है कि पर्सनालिटी का मतलब सिर्फ और सिर्फ अपेयरेंस नहीं होता। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ अपेयरेंस नहीं होता है, दिखावा या फिर दिखावट ही नहीं होती है, बल्कि इंसान का पूरा बिहेवियर क्या होता है, पर्सनालिटी को शो करता है। फिजिकल एस्पेक्ट हो गया, मेंटल एंड कॉग्निटिव एस्पेक्ट हो गया, इमोशनल एस्पेक्ट हो गया, और सोशल एस्पेक्ट, ये चारों चीजें जिसके अंदर होती हैं वही पर्सन कहलाता है पर्सनालिटी परफेक्ट पर्सन। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ ऑल एनिमल्स हैव 4 legs, अगर सारे एनिमल्स के पास 4 लाते हैं, एंड टेबल हैज ऑल्सो 4 legs, और टेबल के पास भी 4 लाते हैं, देन द टेबल इज ऑल्सो एन एनिमल, तो टेबल भी क्या होगा, एनिमल होगा। तो what टाइप ऑफ रीजनिंग इज दिस, कि कौन सी तरह की रीजनिंग है? यहाँ पे कहा गया है कि अगर कोई जानवर है उसके अगर 4 पैर है और टेबल के भी 4 पैर है, तो ये दोनों क्या है, इक्वल है, आपको ये बताना है। तो ये कौन सी तरह की रीजनिंग होगी? पहला देखो, इंडक्टिव रीजनिंग। देखो, इंडक्टिव रीजनिंग को हम हिंदी में बोलते हैं आगमनात्मक तर्क, है ना। देखो, इसमें क्या होता है, इसमें स्पेसिफिक से ऑब्जर्वेशन को देखते हुए जनरल रूल तक जाना होता है। तो ये नहीं आंसर बनेगा, क्योंकि इसमें क्या होगा, अगर टेबल के 4 पैर हैं तो बाकी सभी टेबल्स के 4 पैर होंगे, तो ऐसे एग्जाम्पल दे सकते हो। तो ये रॉन्ग हो गया, क्योंकि इंडक्टिव रीजनिंग में एग्जाम्पल दिया जाता है पहले, फिर उसके बाद ही कोई भी रूल बताया जाता है। नेक्स्ट देखो, एनालॉजिकल रीजनिंग। देखो, एनालॉजिकल रीजनिंग में माना जाता है कि कोई भी दो चीज है उसमें क्या है, उसमें इक्वालिटी है, उसमें कोई ना कोई समानता होनी चाहिए। अगर कोई चीज सिमिलर होती है तो ही हम एनालॉजिकल रीजनिंग का यूज करते हैं, और बच्चों को भी सिखाते हैं। देखो, किसी एनिमल के 4 पैर है और टेबल के भी 4 पैर है, तो ये क्या है, ये इक्वल बात ही तो है। तो ये आंसर हम ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे करेक्ट बैठेगा, एनालॉजिकल रीजनिंग, क्योंकि सिमिलैरिटी को दिखाकर किसी चीज को हम यहाँ पे कॉम्प्रिहेंड कर रहे हैं। नेक्स्ट भी देख लो, हाइपोथेटिकल रीजनिंग। हाइपोथेटिकल रीजनिंग होता है कि अपने मन में हाइपोथेसिस बनाना, यानी कि खुद के दिमाग में इमेजिनेशन बनाना। यहाँ पे हम इमेजिनेशन नहीं बना रहे हैं, हम डायरेक्ट बच्चों को बता रहे हैं, तो रीजनिंग भी गलत होगी। नेक्स्ट है डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है कि पहले जनरल रूल दिए जाते हैं, फिर उसके बाद उसका कंक्लूजन निकाला जाता है। तो यहाँ पे इसकी कोई बात नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
मिस्टर साजिद इज अ सोशल स्टडीज टीचर। मिस्टर साजिद जो है वो सोशल स्टडीज के टीचर है। ही गिव स्टूडेंट्स एन असाइनमेंट ऑन हाउ टू अवॉइड ट्रैफिक जाम्स इन द सिटी। उन्होंने अपने बच्चों को असाइनमेंट दिया जिस जो है हाउ टू अवॉइड ट्रैफिक जाम्स इन द सिटी। ट्रैफिक जाम को सिटी में अवॉइड करने के तरीके बच्चों से पता करवाना चाहते हैं। तो आपको बताना है कि वो इस क्वेश्चन में क्या प्रमोट कर रहे हैं। नीचे से स्टार्ट करो। क्या वो इंटेलिजेंस बढ़ाना चाहते हैं बच्चे की? देखो, अगर वो इंटेलिजेंस बढ़ाना चाहते होते बच्चे की तो वो कोई और टॉपिक भी दे सकते थे। इतना डिफिकल्ट यानी इतना डाइवर्जेंट टॉपिक तो वो नहीं देते। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट है डाइवर्जेंट थिंकिंग। क्या बच्चों की वो डाइवर्जेंट थिंकिंग बढ़ाना चाहते हैं? देखो, डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब होता है कि किसी एक प्रॉब्लम का मल्टीपल सोल्यूशन होना। तो हो सकता है, देखो, जब सारे बच्चे अपने अपने अलग अलग ब्रेन का यूज करेंगे, अलग अलग आइडियाज लेके आएंगे, तो डाइवर्जेंट थिंकिंग होगी, डेफिनेटली होगी। आगे भी देखते हैं एक बार। कन्वर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट थिंकिंग का मतलब होता है कि जब किसी एक प्रॉब्लम का एक ही सिंगल करेक्ट आंसर होता है, एक ही मतलब हल निकाला जाता है, एक ही सोल्यूशन निकाला जाता है। तो हो सकता है वो ये भी प्रमोट कर रहे हो, हमें तो नहीं पता। तो ऑप्शन नंबर ए भी देख लो। बोथ डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट थिंकिंग। क्या वो अपने इस असाइनमेंट के थ्रू बच्चे के अंदर डाइवर्जेंट थिंकिंग भी डेवलप करना चाहते हैं और कन्वर्जेंट थिंकिंग भी डेवलप करना चाहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए ज्यादा अच्छा होगा। अगर इस ऑप्शन में कोई और ऑप्शन ना होता तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट बैठता। क्योंकि एक प्रॉब्लम के मल्टीपल सॉल्यूशंस निकालना ही सर का मे बी फोकस होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डेवलप द थ्योरी ऑफ ट्रायल एंड एरर लर्निंग? ये मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में भी कराया था, स्टार्टिंग क्वेश्चंस में। ट्रायल एंड एरर लर्निंग थ्योरी किसने दी थी? ऑप्शन देखो। ईएल थॉर्नडाइक। ईएल थॉर्नडाइक ने दी थी क्या? देखो, ईएल थॉर्नडाइक इसका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर बैठेगा। क्यों? क्योंकि ईएल थॉर्नडाइक ने दी थी ट्रायल एंड एरर लर्निंग की थ्योरी। इसमें होता क्या है, इसमें बताया जाता है कि एक पर्सन जो होता है ना, वो कई बार गलतियां कर कर एरर करके कोई भी चीज को अच्छे तरीके से सीख लेता है। ईएल थॉर्नडाइक ने एक एक एक्सपेरिमेंट किया था, जिस एक्सपेरिमेंट का नाम था पजल बॉक्स एक्सपेरिमेंट, जिसके अंदर उन्होंने कैट रखी थी। और कैट जो होती है कई बार बाहर निकलने की कोशिश करती है, और लास्ट में वो इतनी बार कोशिश करने के बाद इतनी बार नाकाम होती है, लेकिन एट द एंड ऑफ द टास्क वो बाहर निकल जाती है। ईएल थॉर्नडाइक ने हमें बताया कि बच्चा जो होता है वो 100 बार हो सकता है गलतियां करे, लेकिन वो अपनी गलतियों से कुछ ना कुछ सीखता है, इन रीइंफोर्समेंट लेता है और किसी भी चीज को प्रॉपरली सीख जाता है। तो बाकी सारे ऑप्शन इसमें गलत हो गए। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज डाइवर्जेंट थिंकिंग टेस्ट? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो, डाइवर्जेंट थिंकिंग जो होती है किस चीज को टेस्ट करती है? सबसे पहले डाइवर्जेंट थिंकिंग जानो होता क्या है। डाइवर्जेंट थिंकिंग वो सिचुएशन होती है जिसके अंदर बच्चा या फिर कोई भी पर्सन एक प्रॉब्लम का मल्टीपल सोल्यूशंस निकाल पाता है, और भी क्रिएटिव सोल्यूशंस होती है। ये ऐसे नहीं कि कोई भी सोल्यूशन दे देंगे, ठीक है? तो ये ध्यान रखना। इसके अंदर क्रिएटिविटी भी होगी, बच्चे यूनिक आइडियाज निकाल पाएंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग कर पाएंगे, मतलब कई तरह की चीजों को, कई तरह के एस्पेक्ट्स को और स्किल्स को बच्चे सीख पाएंगे। डाइवर्जेंट थिंकिंग जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि इसके थ्रू बच्चे जो होते हैं ना अपनी स्किल्स को बहुत ज्यादा एनहांस करते हैं। आजकल के टाइम पे तो वैसे ही काफी ट्रेंडिंग टॉपिक है। अब ऑप्शन नंबर ए देखो। इंटेलिजेंस। क्या सिर्फ बच्चे इंटेलिजेंस को सीख पाएंगे? नो। डाइवर्जेंट थिंकिंग के अंदर क्रिएटिविटी भी आ गई, अभी बहुत सारी चीजें आ गई, तो ये इसका गलत ऑप्शन है। नेक्स्ट देखो, अ पर्सन यूनिक्वेंसेस। एक पर्सन के अंदर यानी कि एक पर्सन के अंदर अलग अलग सीखने की चीजें, अलग अलग व्यवहार उसका, आप कह सकते हो एक पर्सन जो होता है, कि व्यक्ति जो होता है उसकी विशिष्टता और उसके सोचने की, सीखने की अलग अलग क्षमताएं। तो दोस्तों, डाइवर्जेंट थिंकिंग इसी बात का समर्थन करती है कि जो एक पर्सन होता है वो काफी यूनिक होता है, उसके आइडियाज अलग हो सकते हैं, उसकी सोच, थॉट प्रोसेस सब कुछ अलग हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है, व्हेन वाज द राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट इम्प्लीमेंटेड फॉर चिल्ड्रंस? कब बच्चों के लिए आरटीई को इंट्रोड्यूस किया गया था, इम्प्लीमेंट किया गया था? तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन पढ़ने से बढ़िया हम इसको समझ लेते हैं। आरटीई जो था वो 2009 के अंदर लॉन्च किया गया था, कह सकते हैं इनैक्ट किया गया था। इसके अंदर बच्चों के लिए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन का कॉन्सेप्ट था। इसका फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, चाहे वो किसी भी जाति, मजहब, कास्ट, जेंडर, किसी भी चीज का क्यों ना हो। इसको लागू कब किया गया था? इसको लागू किया गया था 1 अप्रैल 2010 के अंदर इसको लागू किया गया था दोस्तों। और इस अधिनियम में क्या हुआ था कि 6 से लेकर 14 साल के जो बच्चे थे उन सबको फ्री फ्री ऑफ कॉस्ट और एसेंशियल एजुकेशन देने का अधिकार प्राप्त है। इसमें इसके बारे में बात की गई थी। कोई भी व्यक्ति हो वो उसको क्या कर सकता है, कोई भी बच्चा हो वो फ्री एजुकेशन ले सकता है, चाहे वो गर्ल हो, बॉय हो, रिच हो या पुअर हो, नो मैटर वॉट। एंड एक बात और बताती हूँ कि आर्टिकल जो हमारा है 21A, उसके अंदर इस बात की पुष्टि की भी गई है। तो इसका ऑप्शन सही बैठेगा। इम्प्लीमेंट कब किया गया था? ऑप्शन नंबर सी, अप्रैल 2010 के अंदर ये इम्प्लीमेंट किया गया था। हाँ, बना जो था ये
2009 में ही बन गया था, लेकिन इसको अप्लाई कब किया गया था? 2010 में किया गया था, जो कि अप्रैल के अंदर। अगला क्वेश्चन देखो, अकॉर्डिंग टू पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट एज फॉर द कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज? कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज का ईयर क्या है? आपको बताना है कि कौन से साल में वाला स्टेज बच्चों के अंदर पाया जाता है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो पियाजे जो थे ये साइकोलॉजिस्ट थे और इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की स्टेजेस को 4 भागों में बांटा था। लेकिन जो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, इसके सारे के सारे पॉइंट्स को हम सारे के सारे स्टेजेस को प्रीवियस क्वेश्चंस में कवर कर चुके हैं। आप प्रीवियस क्वेश्चन देख लेना। फिर इसका आंसर मैं बता रही हूँ। इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी। 7 से 12 साल की जो एज होती है बच्चों की, वही होती है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। दोस्तों, इस स्टेज के अंदर बच्चों में लॉजिकल थिंकिंग पाई जाती है और इसी स्टेज के अंदर बच्चे जो होते हैं वो कंजर्वेशन का ज्ञान पाते हैं, क्लासिफिकेशन का ज्ञान पाते हैं और रिवर्सिबिलिटी जैसे कॉन्सेप्ट भी इसी स्टेज के अंदर बच्चों को क्लियर होते हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड द ह्यूरिस्टिक मैथड? ह्यूरिस्टिक मैथड किसे कहते हैं? तो यहाँ पे एक बात जानिए, ह्यूरिस्टिक जो होता है ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, ठीक है, और इसका मतलब होता है टू डिस्कवर, यानी कि किसी चीज की खोज करनी। तो ये ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर ए जो कि डिस्कवरी मेथड है, इसका सही आंसर बैठेगा। प्रोजेक्ट मेथड नहीं, क्योंकि इसमें प्रोजेक्ट नहीं बनाया जाएगा ना, और ना ही प्रॉब्लम सॉल्व होगी और ना ही लेक्चर मेथड का यूज किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, इन इंडिया स्कूल एजुकेशन कैन बी ब्रॉडली बी क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी स्टेजेस? स्कूल एजुकेशन को कितनी स्टेज में बांटा गया है आजकल के टाइम पर? तो ये जो क्वेश्चन है ये हमारा एनईपी 2020 से लिया गया क्वेश्चन है, ठीक है। एनईपी 2020 ने स्कूल स्टेजेस को कितने पार्ट में बांटा? तो उसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। मैं आपको बता, देखो एनईपी ने बताया कि बच्चे को इंडियन सिस्टम में बच्चों को 4 स्टेजेस से जाना पड़ेगा। पहली स्टेज इन्होंने फाउंडेशन स्टेज, और इस स्टेज के अंदर क्या होता था, फर्स्ट से सेकंड क्लास तक के बच्चों को ऐड किया जाता है। और हाँ, ये प्ले बेस्ड लर्निंग होती है, इसमें बच्चों को ना खिला खिला कर, लाइक आप नर्सरी वगैरह कह लो, आप फर्स्ट सेकंड क्लास, इसमें बच्चों को ये पढ़ाया जाता है। अब सेकंड स्टेज बताई एनईपी ने, प्री पेरेटोरी स्टेज, ठीक है। अब इस स्टेज के अंदर क्लास 3 से 5 होती हैं और बेसिक लिटरेसी न्यूमेरेसी जो होती है यहाँ तक बच्चों को सिखा दिया जाता है, यानी कि थोड़ा बहुत पढ़ना और मैथ्स की चीजें, मैथ्स के ऑपरेशंस वगैरह बच्चों को अच्छे से सिखा दी जाती है स्टेज के अंदर। थर्ड बताई एनईपी ने हमें स्टेज, वो थी मिडल स्टेज। और दोस्तों ये जो मिडल स्टेज होती है बच्चों में क्लास 6 से 8 तक पाई जाती है। इसके अंदर बच्चों को सब्जेक्ट पर फोकस किया जाता था, ठीक है। और लास्ट हमारी स्टेज है जिसे बोलते हैं सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी स्टेज जो थी वो 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक के बच्चों में पाई जाती है और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो करियर के ऊपर होता है और क्रिटिकल थिंकिंग फोकस होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी इसलिए सही बनेगा क्योंकि देखो आपके सामने 4 स्टेजेस मैंने लिख दिए ना, यही 4 स्टेजेस है हमारी द्वारा दी गई। तो इसी क्वेश्चन के साथ आज की वीडियो हमारी खत्म होती है। अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस लर्निंग।